Hello friends, welcome to Farmer Tutor. Today we'll discuss about GCP guidelines. So let's get started. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम GCP गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो व्हाट इज़ GCP? GCP इज़ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस. ये स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन करते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल्स का डिज़ाइन क्या होगा, कंडक्ट कैसे होंगे, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये सब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं. साथ ही ये जितने भी रिजल्ट्स डेटाज हमें मिलते हैं क्लिनिकल ट्रायल से, उनको अश्योर करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स क्रेडिबल होंगे और एक्यूरेट होंगे. साथ ही जो ह्यूमन ट्रायल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके राइट्स, उनकी इंटीग्रिटी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने का अश्योरेंस GCP प्रोवाइड करता है. GCP एक इंटरनेशनल एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स की डिज़ाइनिंग, कंडक्शन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रायल्स को मेंटेन करता है, उनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है विच इन्वॉल्व्स ह्यूमन पेशेंट्स. साथ ही जो ह्यूमन पेशेंट्स होते हैं, ट्रायल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनके राइट्स, उनकी वेलबींग को ये प्रोटेक्ट करता है और क्लिनिकल ट्रायल डेटा की क्रेडिबिलिटी को अश्योर करता है. GCP का मेन रोल कहाँ है? ये क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन पे मेन फोकस करता है. साथ ही न्यूली डेवलप्ड कंपाउंड्स की सेफ्टी को अश्योर करता है. GCP क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कंडक्ट होंगे, उनके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है. GCP also defines the roles and responsibilities of clinical sponsors, clinical research investigators, clinical research associates and monitors. Principles of ICH GCP. ICH is International Council of Harmonization. किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जो कि है ओरिजिन इन द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी. साथ ही GCP के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है. जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स की, वो सब GCP के स्टैंडर्ड्स पे एप्लीकेबल होनी चाहिए. और उस ट्रायल को इनिशिएट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देना होता है कि क्लिनिकल ट्रायल के क्या रिस्क हैं, क्या इनकन्वीनियंसेस हैं. ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं कि रिस्क और बेनिफिट रेशियो क्या है. साथ ही ट्रायल सब्जेक्ट पे उस क्लिनिकल ट्रायल का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, सोसाइटी में उस क्लिनिकल ट्रायल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातों पे ध्यान दिया जाता है. GCP ट्रायल सब्जेक्ट्स के राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देता है ओवर इंटरेस्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी. किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को प्रपोज करने से पहले इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉन क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो क्लिनिकल ट्रायल को सपोर्ट कर सकें. क्लिनिकल ट्रायल शुड बी साइंटिफिकली साउंड एंड डिस्क्राइब इन अ क्लियर डिटेल्ड प्रोटोकॉल. हम ट्रायल को प्रोटोकॉल के साथ कंडक्ट करा सकते हैं जब उस ट्रायल को IRB या फिर IEC का अप्रूवल पहले से मिल चुका हो. क्लिनिकल ट्रायल्स में सब्जेक्ट्स की जो मेडिकल केयर होती है या उनके लिए मेडिकल डिसीजंस जो लिए जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक क्वालिफाइड फिजिशियन या फिर एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट की होती है. जो भी इंडिविजुअल क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करते हैं वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस में क्वालिफाइड होने चाहिए ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव टास्क को ईजीली परफॉर्म कर सकें. किसी भी सब्जेक्ट से क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी मर्ज़ी से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन कर लेना चाहिए, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है. क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो अच्छे से रिकॉर्ड, हैंडल्ड और स्टोर होनी चाहिए ताकि उनकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटेशन और वेरिफिकेशन हो सके. रिकॉर्ड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी में हमें ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट्स की जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और जितने भी कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू GCP वो सब क्लिनिकल ट्रायल्स में फॉलो होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए. इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए एंड इट शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल. जो भी सिस्टम और प्रोसीजर्स क्लिनिकल ट्रायल की क्वालिटी को अश्योर करते हैं, हमें उन सारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी IEC, ये दोनों एक फॉर्मली डेजिग्नेटेड ग्रुप हैं जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं. ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उन्हें अप्रूव और डिसअप्रूव करने का काम इन दोनों कमिटीज़ का है.
अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कम्युनिटी, IRB और IEC प्रोटोकॉल्स में मॉडिफिकेशंस भी करती हैं ताकि ये पेशेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। IRB के फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन क्या है IRB और IEC का? ये क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट्स के राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सेफगार्ड करते हैं। कैसे? ये क्लिनिकल ट्रायल्स की इनिशियल, कंटिन्यूइंग और एनुअली रिव्यू करते हैं। IRB में कुछ मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं ताकि वो साइंस, मेडिकल एस्पेक्ट और एथिकल एस्पेक्ट से क्लिनिकल ट्रायल्स जो प्रपोज्ड हुए हैं उनको रिव्यू कर सकें और उन्हें इवैल्यूएट कर सकें। IRB मेंबर्स मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक मेंबर नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड का होता है। एक मेंबर ऐसा होगा जिसका कोई पर्सनल या फैमिली रिलेशनशिप नहीं होगा उस इंस्टीट्यूशन या फिर क्लिनिकल ट्रायल साइट से। कोई भी मेंबर जिसका उस क्लिनिकल ट्रायल से कोई इंटरेस्ट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी तरह से रिव्यू में या फिर वोटिंग में, एक्सेप्ट कि अगर कोई रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तब हम उस मेंबर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो उस फील्ड में स्पेशली एक्सपर्टाइज हों उनको भी इनवाइट किया जा सकता है ताकि उस यूनिक एरिया में, उस कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में वो स्पेशल एक्सपर्टाइज हमें अपना असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, लेकिन वो वोटिंग मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे, वो वोट नहीं कर सकेंगे। जो IRB और IEC के मेंबर्स की लिस्ट होती है और उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो सब हमेशा मेंटेन करके रखी जाती हैं। IRB एंड एथिक्स कमेटी, जितनी भी स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन्हें अप्रूव किया जाता है बिफोर रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट्स। IRB मस्ट रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स। अगर किसी क्लिनिकल ट्रायल डेटा में कोई एडवर्स इवेंट या फिर प्रोटोकॉल से डिविएशंस रिपोर्ट की जा रही हैं तो वो सारी डिटेल्स IRB को देनी चाहिए और प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस IRB और एथिक्स कमेटी चेक करती है। क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में कौन से डेटाज इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है? बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन उस क्लिनिकल ट्रायल डेटा से रिलेटेड, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखी जाती है, ट्रायल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसका पर्पस क्या है, ट्रायल को कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है और विड्रॉल कैसे हो रहा है पार्टिसिपेंट्स का, यानी कि ह्यूमन ट्रायल सब्जेक्ट्स का, ह्यूमन ट्रायल सब्जेक्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इस क्लिनिकल ट्रायल की एफिकेसी की असेसमेंट क्या है, उसकी सेफ्टी की असेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पॉन्सर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जितने भी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट साइन होते हैं उन सबको सिक्योर करने का काम स्पॉन्सर का होता है। दे मैनेज डेटा हैंडलिंग, दे ऑल्सो मैनेज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO। ट्रायल रिलेटेड ड्यूटीज़ से जितने भी लोगों को हायर किया जाता है ये सब स्पॉन्सर की ड्यूटीज़ होती हैं। मेडिकल एक्सपर्टाइज़ का भी ध्यान स्पॉन्सर देते हैं। डेजिग्नेटेड मेडिकल पर्सनल जो होते हैं जो कि ट्रायल रिलेटेड मेडिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को एडवाइस देते हैं, उन सबको हायर करना, उन सबको डेजिग्नेट करना किसका काम है? स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? ट्रायल की डिज़ाइनिंग देखना, दे ऑल्सो डिज़ाइन केस रिपोर्ट फॉर्मेट्स CRFs, एनालिसिस को प्लान करना, ट्रायल की मैनेजमेंट देखना, डेटा हैंडलिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करना एंड इंडिपेंडेंट डेटा मॉनिटरिंग कमेटी को अपॉइंट करना। क्वालिफाइड पर्सनल जो कि ओवरऑल क्लिनिकल ट्रायल की स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं उनको हायर करने का काम भी स्पॉन्सर का होता है। डेटा मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो क्लिनिकल ट्रायल की प्रोग्रेस को असेस करती है। स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मेंटेन करना फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टिगेटर ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल के टाइम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग द क्लिनिकल कंडक्ट ऑफ ट्रायल सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखे जाते हैं एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल या फिर क्लिनिकल ट्रायल के टर्मिनेशन के बाद भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सब प्रिजर्व करके रखे जाते हैं एज एसेंशियल डॉक्यूमेंट। स्टोरेज ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स उनको एटलीस्ट 2 साल तक रिटेन करके रखा जाता है आफ्टर द लास्ट अप्रूवल ऑफ देयर मार्केटिंग एप्लीकेशन। अगर मार्केट में ड्रग लॉन्च हो चुका है तो 2 साल तक उसके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड प्रिजर्व करके रखने चाहिए। और अगर
IND एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई है, मार्केट में ड्रग नहीं लॉन्च हुआ है या ड्रग की मार्केटिंग अब नहीं हो रही है, तब भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं उनको 2 साल तक रिटेन करके रखा जाता है। और ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन्वेस्टिगेटर या इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करे कि उन्हें कितने लंबे समय तक इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके स्टोर करके रखना होगा। सो फ्रेंड्स, GCP गाइडलाइंस में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शेयर दिस वीडियो विद योर फार्मा फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फार्मा ट्यूटर।